हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है 20 क्वेश्चन जो है मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं विद कंसेप्ट आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर कंसेप्ट से रिलेटेड फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो लिंक से, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि एक लिंक नहीं, वहाँ पे मैंने 10 लिंक आपको दिए हुए थे। और मेरे को अगर एक बच्चा, मान लीजिए एक स्टूडेंट वहाँ पे एक लिंक से डाउनलोड करेगा तो मेरे को एक अप्रूव करना पड़ता। तो मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर अप्रूव मांगा होगा तो कितने अप्रूव हो गए। तो मैं इतने नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं अब ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ जिससे मेरे को अप्रूव की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा लिंक पे जाके डाउनलोड कर सको। तो उसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। तब तक जिन बच्चों को मिल चुका है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकियों को मैं 1-2 दिन बाद आसानी से प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में आपको मेरा पूरा साथ देना है, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना है। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने में मेरे को टाइम लगता है तो आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है ना। आपको इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट इस वीडियो में पता चलेंगे ना, आपके फ्यूचर में बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। हमें यहाँ पे एस्केप वर्ब दी हुई है तो क्या आएगा। बात अभी हम इस क्वेश्चन की नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी है तो फिर भी आप इसको स्किप मत करना, क्योंकि जब मैं आपको इसकी कंसेप्ट बताऊंगा ना, क्यों ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, क्या वजह है कि हमें ये क्वेश्चन लेना पड़ा, तो आपको पता चलेगा, नए नए कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास दो टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो दोनों के दोनों हमें पास्ट की बातें बताते हैं, कोई काम पास्ट में फिनिश हो गया है तो दोनों को हम इसके अंदर रख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट से भी बता सकते हैं, पास्ट परफेक्ट से भी बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यूज़ कौन सा किस जगह करें। तो कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं जैसे लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे वगैरह, वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ कर लेते हैं। रिसेंटली, लेटली, ये हम परफेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। बट बात यहाँ पर वर्ड्स की नहीं करेंगे, बात यहाँ पर हमें जो है सेंटेंस की करनी है। तो आप पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट मीन्स पास्ट परफेक्ट का भी जो पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। अब आप देखिए, मान लीजिए कल रात आप सो रहे थे, आपने देखा मेरे घर में एक चोर घुस गया है। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, वो चोर आपके घर में घुस गया। बाद में उसने आपके घर से कुछ सामान उठाया और वो वहाँ से निकल लिया। तो सेकंड काम क्या हुआ, वहाँ से निकलने का। और अब मेरे को आप वो बात बता रहे हो, मीन्स प्रेजेंट में आपने बताया कल मेरे घर में एक चोर घुसा था। तो घुसा था मीन्स फर्स्ट एक्शन हुआ, पास्ट परफेक्ट में हुआ। उसके बाद वो वहाँ से सामान चोरी करके निकल गया, मीन्स पास्ट इंडेफिनेट होगा वो, क्योंकि पहले घुसा है उसके बाद निकला है वो। दो एक्शन लिए यहाँ पे। अगर दो एक्शन पास्ट की बात करें, दो एक्शन लिए हो आपने और दोनों पास्ट में हो, जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में रखना है, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनेट में रखना है। कैसे रखना है वो आप देखिए एग्जाम्पल से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, यहाँ पे कम है हमारी एक वर्ब है, वो बताना है क्या आएगा। अब मेरे को ये बताइए, इसका सेंटेंस कहने का मतलब है डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट मर चुका था, आपने बिफोर यहाँ पे देखा होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, आगे जो भी आएगा। तो मीन्स फर्स्ट काम यहाँ पे हुआ हैड डाइड, पेशेंट के मरने का पहले काम यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद काम हुआ है डॉक्टर के आने का। तो आने का काम होना चाहिए पास्ट इंडेफिनेट में, क्योंकि बात दोनों पास्ट की कर रहा है ना वो। उसके आने से पहले वो मर चुका था, मतलब डॉक्टर भी पास्ट में आया, मरा भी पास्ट में। तो मरने मरना जो पहला एक्शन है और आना बाद में, तो यहाँ पे केम का यूज होगा सीधा पास्ट इंडेफिनेट का। अब आप देखिए नेक्स्ट जो एरर यहाँ पे दिखाया गया है। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मीन्स मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। दोनों काम पास्ट में हुए। मैं पास्ट में स्टेशन पे गया था, मीन्स मैं बता रहा हूँ अब किसी को, मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ कि मेरे जो है वहाँ पे पहुँचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। तो फर्स्ट एक्शन हमारा ट्रेन के आने का हुआ, द ट्रेन हैड अराइव्ड, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट में लिया गया है, बिल्कुल सही है। बट आई हैड रीच द स्टेशन, ये तो हमारा सेकंड एक्शन है ना, तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में लेना है। तो यहाँ पे हैड रीच का प्रयोग नहीं होगा, हैड यहाँ से कट जाएगा। बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एरर हो, चाहे इंप्रूवमेंट हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आप उस क्वेश्चन पर दोबारा आइए। अब आप देखिए, आपको कंसेप्ट पता है, अब आप इजीली इसको कर दोगे। किस तरह करना है अब आप देखिए। द थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। मान लीजिए एक चोर चोरी करके आपके पास आ गया और वो आपको बता रहा है कि मैं किस तरह
जो है भागा था वहाँ से। ठीक है, उसने आपको बताया कि मैं किस तरह जेल तोड़कर भागा था, कैसे ही भागा था। तो फर्स्ट एक्शन तो जेल से भागने का ही हुआ है ना। तो फर्स्ट एक्शन क्या है, ही एस्केप फ्रॉम द जेल। तो फर्स्ट एक्शन हमारा है, जेल के भागने के बाद ही तो एक्सप्लेन करेगा, तो उसके बाद उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो सेकंड तो हमने ले लिया पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्कुल सही है। बट फर्स्ट एक्शन तो हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड एस्केप्ड यानी बी पार्ट हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। तो हम एक लेवल और अप करके देखते हैं और थोड़ा अच्छा आपको जानने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर सी हैड लेफ्ट। तो अब आप देखिए, उसके जाने के बाद उसने मुझे अपना नाम बताया या उसका नाम बताया, अभी हमें नहीं पता। तो देखिए, सी हैड लेफ्ट का क्या मतलब है, यानी ये फर्स्ट एक्शन हुआ है, मीन्स वो जा चुकी है, फर्स्ट काम ये हुआ है। एंड सी टोल्ड मी हर नेम, ये दूसरा काम हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मीन्स वो उसने जानने के बाद अपना नाम वो खुद बता सकती है। मान लीजिए एक लड़की है, वो चली गई आपसे, मतलब दूर चली गई हो कहीं, उसके बाद उसने अपने आप को अपना नाम बता दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इससे तो दो ही केस पॉसिबल है, जाने वाली अगर गीता है और बताने वाली सीता है, इस केस में तो पॉसिबल है। मान लीजिए गीता तो चली गई और सीता ने बाद में नाम बता दिया, भाई उसका नाम गीता था जो अभी अभी गई है, तब तो ये केस पॉसिबल है। बट एक एक लड़की के केस में तो पॉसिबल नहीं होगा ना ये। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, सी हैड टोल्ड मी हर नेम बिफोर सी लेफ्ट। यहाँ पे फर्स्ट काम क्या हुआ है, सी हैड टोल्ड मी हर नेम, पहले उसने अपना नाम बताया, एंड बी सी लेफ्ट, और वो चली गई। तो बिल्कुल सही है यार, पहले नाम बताया और बाद में चली गई, मतलब किसी एक लड़की से भी अब काम चल सकता है। यहाँ पे हम ओनली एक गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, पहले उसने अपना नाम बताया और वो चली गई। बट यहाँ पे एक हो नहीं सकती, क्योंकि पहले जाएगी और बाद में नाम कैसे बता सकती है यार वो। तो इस तरह कन्फ्यूज़न ना हो, इस तरह बिफोर और आफ्टर के बीच कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसके लिए एक ट्रिक का यूज़ किया जाता है। वो ट्रिक है, आप सीधा बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर दो और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर दो, मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आफ्टर आया है तो मैंने आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, बिफोर आया तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ये बनाने में, भाई एक लड़की है दो लड़कियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप सीधा बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, 100% आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। आपने देखा बिफोर, तो बिफोर से पहले आपको पता है क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने डायरेक्ट टिक कर दिया। बट अब इसको कंसेप्ट से करेंगे, द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो आई रीच यानी ये सेकंड एक्शन हुआ है, तो फर्स्ट एक्शन क्या है, ट्रेन का जाना, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। बट एक केस यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली बच्चे जो है गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया हुआ है। अब आप देखिए, आई एंटर्ड द रूम एंड सा हिम। अब आप क्या सोचोगे, इसमें एरर है, मीन्स पहले मैंने एंटर किया फर्स्ट एक्शन, एंड सा हिम ये सेकंड एक्शन। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आई हैड एंटर्ड लगा दोगे, क्योंकि फर्स्ट एक्शन आपको पता है किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। बट ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा जितने भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं उनके सब में गैप था। आप स्टेशन पे पहुंचे उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो गैप तो था ना बहुत सारा। बट आप कमरे के अंदर गए और आपको क्या वहाँ पे देखने के लिए गैप की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप एक कमरे के अंदर गए और आपकी आंखें एकदम से ऐसे चमकने लगी, उसके बाद आपको दिखा कमरे के अंदर क्या है। कभी ऐसा होता है, आप डायरेक्ट कमरे के अंदर गए और आपको दिख गया कमरे के अंदर क्या था, तो बिल्कुल ईजी है ना। तो उसके बीच में जब गैप ना हो ना, तो दोनों को हम इंडेफिनेट में मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हेड लगाना पड़े, क्योंकि एक्शन के बीच में गैप ही नहीं है यार। आप गए और आपको सीधा दिख गया, यहाँ पे बाकी सब में आप देखोगे ना ऊपर तो गैप था, इस वाले सेंटेंस में गैप नहीं है एक्शनों के बीच में, तो ऐसे यूज़ नहीं करेंगे हम, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये जो मैंने लिया है ये आर्टिकल से लिया है, दे वेंट टू सी डैश प्ले विद माई क्लासमेट यस्टरडे। वे एक प्ले देखने मतलब मेरे दोस्तों के साथ कल गए। अब आप ये मतलब निकलता है तो इसमें क्या आर्टिकल आएगा, आप अपना सोच लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, हम क्वेश्चन की बात फिलहाल नहीं करेंगे। आई गो फॉर वॉक डेली, इसका मोस्टली बच्चों को पता होगा, ए का यूज़ होता है।
आई गो फॉर ए वॉक डेली, बट इस ए का यूज क्यों होता है आज तक आपने जानने की कोशिश की है? इसका यूज इसलिए होता है अगर किसी वर्ब का यूज एज ए नाउन की तरह हो और वो एक्शन ना बताए। मीन्स कोई एक वर्ब का हमने यूज किया और वो एक्शन ना बताए, मीन्स नाउन बन जाए, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है। अभी आपने देखा वॉक, यहाँ पे क्या वॉक का मतलब यहाँ पे चलने से है, वॉक वॉकड वॉकड, यहाँ का वॉक का मतलब है मॉर्निंग वॉक से, नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब तो गो है, एक्शन तो यहाँ पे गो है, जाना, काम करना, यहाँ पे वॉक नहीं है, वॉक तो यहाँ पे एक नाउन है। तो नाउन से पहले हमने ए का यूज कर दिया। अब आप नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट ए ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक एक वर्ब होती है, बट यहाँ पे ड्रिंक का मतलब क्या है, पीने से, पीने से। वांट है यहाँ पे वर्ब, तो मैं चाहता हूँ। ड्रिंक तो एज ए नाउन की तरह यूज हुआ है ड्रिंक तो यहाँ पे, तो इससे पहले ए का यूज कर दिया। नेक्स्ट देखिए आप, दे वेंट टू टेक ए राइड, वेंट यहाँ पे क्या हो गया, गए, वर्ब हो गया, वो एक राइड लेने गए, बट राइड यहाँ पे कोई वो थोड़ी ना है, वर्ब यहाँ पे एक नाउन की यूज हुआ है, एक राइड लेने गए वो, तो इससे पहले हमने ए का यूज कर दिया। अब आप दोबारा ये, दे वेंट टू सी ए प्ले, ए का यूज हो जाएगा ना, क्योंकि प्ले प्लेड प्लेड यहाँ पे वर्ब थोड़ी ना है यो, यहाँ पे प्ले का मीन्स मतलब है कोई मूवी देखने गए हो, कोई जो है एपिसोड देखने गए हो, तो नाउन की तरह यूज हुआ है। तो इससे पहले जैसे साउंड आ रही है पै की, तो ए का यूज हो जाएगा, दे वांट टू सी ए प्ले। तो जब कोई वर्ब नाउन की तरह यूज हो तो हम किसका यूज करते हैं, उससे पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो वीडियो लंबी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, आपको नई नई बातें जानने को जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक अप, ये जो है प्रीपोजिशन से क्वेश्चन मैंने पूछा है। अपना जो है बेहतर करके दिखाओ, एंड वी विल बैक यू अप, इसका मतलब होता है आप अपना अच्छा करो हम आपका साथ देंगे। इसका मतलब ये निकलता है आप अपना जो है अपना बेस्ट कीजिए हम आपका साथ देंगे। तो बैकअप का मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना। और साथ ही बैकआउट का मतलब होता है, बैकआउट का मतलब बताइए आप क्या होता है? बैकआउट का मतलब होता है पीछे हटना किसी चीज़ से, बैकआउट होना, पीछे हटना। बैकअप का मतलब होता है किसी का सहयोग देना। फ्रेजल वर्ब है तो आप बैकअप वाली को जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, ही लिव्स डैश दिल्ली विद हिज ब्रोदर, सिंपल सी बात है, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है अपने भाई के साथ। बट लिव्स यहाँ पे आया, बट यहाँ पे इन का यूज नहीं करते, यहाँ पे ओन का यूज करते हैं, क्योंकि द काउ लिव्स डैश ग्रास, काऊ घास के अंदर रहती नहीं है, काऊ घास पर निर्भर रहती है, फीड है वो, फीड ऑन ग्रास, लीव ऑन ग्रास, मतलब वो उसका भोजन है। दिल्ली रहने के लिए यूज हुआ है लीव, बट यहाँ पे क्या है, अपने जो जीवन यापन के लिए यूज हुआ है, तो ओन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है मैंने वन वर्ड से, इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा मजा आएगा करने में। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, मान लीजिए आप कोई स्टेट में रहते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर मैं पूछूं पर्टिकुलर एनिमल है, उनको क्या बोलेंगे? आपके गांव में रहने वाले पर्टिकुलर एनिमल, उनको क्या बोलेंगे? साउथ अफ्रीका में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल होते हैं, मान लीजिए किसी एक ये रीजन है, इसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर एनिमल है, इनको बोला जाता है, हम बोलते हैं फौना। क्या बोलते हैं? फौना। द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, इसी तरह ये रीजन है, इसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनको क्या बोलते हैं? फ्लोरा। तो फ्लोरा और फौना में है ना जो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी। आप ये देखिए, प्लांट को लगाने के लिए आपको हमेशा फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ज़मीन के आप प्लांट लगा ही नहीं सकते, हवा में कैसे लगाओगे यार? तो फ्लोर, फ्लोर से आपको याद आ जाएगा प्लांट, और फोना तो अपने आप एनिमल आ जाएगा जब फ्लोरा प्लांट से। तो मैंने भी इसी तरह याद कर रखा है, तो आप याद कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी जो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मीन्स एक ऐसा आदमी है जिसको बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है किसी भी जो काम करने का। मान लीजिए कोई टीचर है, उसे 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं वेटरन, VETERN, वेटरन उसको बोला जाता है जिसको अनुभवी व्यक्ति हो, जिसको अनुभवी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देखिए आप, ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, बिल्कुल इसका उल्टा वर्ड है, एंटोसिनो में भी ये वर्ड यूज हो सकते हैं। मीन्स जो बिल्कुल नया नया हो अपने प्रोफेशन में, जिसने अभी अभी टीचिंग शुरू की हो, जॉब में गया हो, तो उसको बोला जाता है नोविस। तो वेटरन और नोविस अपने आप में जो है एंटोसिनो बन चुके हैं, तो आप याद कर लीजिए, नोविस वगैरह के वर्ड आपको दिखे तो आप डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे। तो इसको याद करने की भी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बना रखी है।
तो नोविस से आपको सेंस आ रही होगी कुछ भी, न्यू, न्यू की सेंस आपकी आ रही होगी, नोविस, नो से किया, न्यू, तो नो से किया लगा लो, नोविस लगा लो, न्यू लगा लो, तो सबका मतलब एक ही होता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो। बिल्कुल ईजी है ये। नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट केस मैं यहाँ पे लाया हूँ। आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिख रहे होंगे, राहुल इज द पर्सन डैश आई मेट यस्टरडे। यहाँ पे हु भरे कि हुम भरे, राहुल इज द पर्सन डैश मेट मी यस्टरडे, इसमें हु भरे कि हुम भरे। तो इन दोनों को अभी आपको नहीं देखना है, जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा आपको वो देखना है, उसके बाद बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए इनको सोल्व करना। तो किस तरह आपको करना है वो आप देखिए। तो अब आप देखिए, अगर सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हों और उतनी ही उसमें वर्ब हों, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है तो वहाँ पे हुम का यूज़ होगा। मान लीजिए सब्जेक्ट एक है और वर्ब दो है तो हु का यूज़ होगा। मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू वर्ब, तो वहाँ पे हु का यूज़ होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद हो जाएगा। यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एरर और फिल इन द ब्लैंक से, इंप्रूवमेंट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी बोल दिया जाता है ना, हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, हु हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्यों है उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, रवि इज द बॉय डैश आई थिंक हैड स्टोलन द रिंग। अब आप इसमें काउंट कीजिए, इज किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है, रवि के लिए, मीन्स बराबर हो गए। उसके बाद एक वर्ब आई है थिंक, थिंक का यूज किसके लिए हुआ है, आई के लिए। तो इज का यूज हुआ है रवि, रवि इज द बॉय, तो रवि के लिए इज का यूज हुआ है। आई थिंक, थिंक के लिए आई का यूज हुआ है। तो उसके बाद एक वर्ब और बच जाती है, हैड स्टोलन। तो अभी ये हैड स्टोलन कहाँ पे जाएगी भाई, इसके लिए तो कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं। ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं भी आप इसको सब्जेक्ट सोचो। अगेन ये सब्जेक्ट, अगेन ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो वैसे तो ये रवि के लिए यूज हुआ है, बट रवि के लिए तो पहले इजी यूज हो चुका है। कैसे मतलब निकला, रवि वह लड़का है जिसे मैं सोच रहा था कि उसने रिंग को चोरी किया है। तो बात यहाँ पे रवि के चोरी करने की है, बट रवि के लिए तो पहले इज ने यूज कर लिया, तो अब रवि को दूसरी वर्ब कैसे दे दे यार। तो एक वर्ब यहाँ पे बच गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हु का यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कम पड़ गए यार, वर्ब ज़्यादा है तो हु को यूज़ करना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, मोनिका इज द गर्ल डैश आई थिंक यू कैन ट्रस्ट। अब आप देखिए, इज यहाँ पे एक वर्ब आई, इसके साथ मोनिका का यूज़ हो गया, सब्जेक्ट इसका आ गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, वर्ब यहाँ पे हो गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। अगेन आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, आई थिंक यू सब्जेक्ट, कैन ट्रस्ट वर्ब, तो अगेन इसके लिए यूज़ होगा। मीन्स तीन सब्जेक्ट हैं और तीन ही ऑब्जेक्ट हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, मैंने बताया जितने सब्जेक्ट उतने ऑब्जेक्ट, होम का यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल लगा होगा ना आपको। अब आप देखिए, ये एक लेवल और हम आगे चलते हैं। द पर्सन डैश आई मेट लास्ट नाइट वॉज माई फ्रेंड। मेट यहाँ पे आया, मेट के लिए आई का यूज़ हुआ। अब यहाँ पे वाज एक वर्ब आई है, ये बताइए आप ये किसके लिए यूज हुई है, थोड़ा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। द पर्सन आई मेट लास्ट नाइट वाज माई फ्रेंड, मतलब रात को मैं जिस आदमी से मिला था वो मेरा फ्रेंड था, तो वाज तो था तो वही आदमी ना। तो अब द पर्सन के पास अभी कोई एक वर्ब नहीं है, तो वाज को हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हुम का यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे पहले एक वर्ब होती ना, जैसे मोनिका इज दी गर्ल, मोनिका के साथ पहले इज लग गया, तो आई थिंक इसके साथ तो चलो लगा हुआ है। अब ये देखिए रवि इज, तो रवि के साथ इज लग गया था, तो हमने हैड स्टोलन नहीं लगाया था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक वर्ब है। बट यहाँ पे द पर्सन के पास वर्ब नहीं है और वाज इसी के लिए यूज हुआ है, तो हम इसके साथ इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन किस तरह का एरर में आता है वो देखिए आप, ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। तो इज के साथ आ गया ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट, तो थॉट किसके लिए आ गया, एवरीवन के लिए। हैज स्टोलन यहाँ पे क्या बच गई, हमारे पास एक वर्ब बच गई, इसका यूज किसके लिए करे भाई, ही इज द पर्सन हुम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचा तो हुम का यूज कैसे करे यार, हु का यूज होगा ना, क्योंकि जब एक वर्ब यहाँ पे बच गई तो हु का यूज होता है। हुम का यूज तो तब होता है जब सब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्ब हो। तो अगेन अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम और अब देखते हैं कितना ईजी आपको लगेगा। राहुल इज द पर्सन डैश आई मेट यस्टरडे। अब आप देखिए, इज का प्रयोग हुआ है राहुल के लिए, मेट का यूज हुआ है आई के लिए, बाकी द पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया, स्टडी ऑब्जेक्ट हो गया। तब आप देखिए यहाँ पे जितने सब्जेक्ट है उतनी जो है वर्ब है, तो किसका यूज होगा,
whom का यहाँ पे यूज होने वाला है। नेक्स्ट आप देखिए, राहुल इज द पर्सन, इज का प्रयोग हुआ है राहुल के लिए। मेट मी यस्टरडे, ओहो भाई यहाँ पे तो मतलब बात राहुल की हो रही है। राहुल वो आदमी है जो कल मुझसे मिला था, बट राहुल को तो पहले ही इसने ले लिया, तो अब मैट को कैसे दे दे भाई इसको। तो ये वर्ब यहाँ पे जो है बच गई, तो यहाँ पे यूज होने वाला है हु का। तो बिल्कुल ईजी लगा ना आपको ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से याद रखोगे ना तो हु और हुम में कभी जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। वर्ब बच जाती है, उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए तो हम हु का यूज़ करते हैं, इसलिए हु को सब्जेक्टिव बोला जाता है और हुम को ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ कोई वर्ब नहीं बचती है। तो आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो, इसको लिख लो अगर लिखना चाहते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगेन हम यहाँ पे वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इडियम फ्रेजेस ली हुई हैं। एक है ए वाइट एलिफेंट। अब इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है, एक देश था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, साउथ अफ्रीका पता नहीं, कुछ सऊदी अरब इस तरह का देश है। वहाँ पे पहले ये होता था कि अगर किस वहाँ पे सफ़ेद हाथियों को पूजा जाता था, उनसे काम नहीं किया करवाया जाता था, वहाँ सफ़ेद हाथियों को पूजा पूजा जाता था, अच्छा अच्छा खाने को दिया जाता था, मिठाई दी जाती थी, बस सजा के रखा जाता था। तो क्या होता था, अगर वहाँ पे कोई आदमी कुछ जुर्म कर देता था तो सजा के तौर पर राजा उसको एक वाइट एलिफेंट दे देता था। राजा ने उसको एक सफ़ेद हाथी इनाम में दे दिया, सजा के तौर पर दे दिया। तो अब वैसे तो आप इनाम लगाओगे क्या उसको, क्योंकि अब उस आदमी को पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करनी है, उससे कोई काम भी नहीं ले सकता वो, बाकी उसको खाने को भी देना है, खर्चा भी होगा। तो मतलब एक महंगी तो उसको वो चीज़ पड़ी और बिना काम की भी नहीं वो किसी की। तो अब देखिए, कॉस्टली भी है और ट्रबलसम भी है, मीन्स आपके लिए थोड़ी संकट भरी भी है और कॉस्टली भी है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसका मतलब होता है महंगी परंतु बेकार। ऑल एट सी से आप लगा सकते हो, अगर चारों तरफ समुंदर ही समुंदर आ जाए तो आप अपने आप ही पजल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ को जाओ कहाँ को नहीं जाओ। तो यहाँ पे पजल का इसका जो है मतलब होता है। 13 की तरफ चलते हैं हम। अब अपोजिट, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया है, अपोजिट का हमको सिनोनिम बताना है। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त जिसको बोलते हैं, अप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं, सूटेबल जिसको बोलते हैं। तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड है, बाकी कॉन्ट्रेरी भी नेगेटिव है, बेटर भी नेगेटिव है, मिसलीडिंग भी नेगेटिव है। ओनली अप्रोप्रिएट ही मतलब है अपोजिट का। एक अपोजिट होता है, एक ओपोजिट होता है। ओपोजिट का मतलब होता है विपरीत और अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, दोनों को याद रख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं मीक। मीक का मतलब होता है दब्बू, सबमिसिव, मीन्स जो हर बात से दबता हो। मान लीजिए किसी ने उसको बोल दिया भाई चल वहाँ पे काम करके आ, तो दब जाएगा, आपसे काम कर लेगा, आपसे डर जाएगा। तो दब्बू किस्म के लोग मिल जाते हैं अक्सर, तो उनको मीक हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो मीक का मतलब क्या होता है, सबमिसिव हम इसको बोला जाता है। लाइट हार्टेड नहीं बोलेंगे कभी आप, लाइट हार्टेड सोचो, क्योंकि कमजोर दिन वाला जरूरी नहीं कि वो दब्बू हो। तो सबमिसिव होगा इसका बिल्कुल सूटेबल वर्ड, इसका अपोजिट, इसका सॉरी सिनोनिम। नेक्स्ट हम चलते हैं अपोजिट वर्ड पर, एंटोनिम जिसको बोलते हैं। एक वर्ड यहाँ पे आया है होस्टिलिटी। होस्टिलिटी का मतलब होता है किसी से वैर भाव रखना, दुश्मनी की भावना रखना। अनफ्रेंडली इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनफ्रेंडली इसका सिनोनिम है। बट एंटोनिम बताना है, अगर सिनोनिम अनफ्रेंडली है तो एंटोनिम तो फ्रेंडशिप होगा ना यार, सिंपल सी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है। वैर भाव होता है हॉस्टिलिटी का मतलब, फ्रेंडशिप का होता है इसका एंटोनिम। नदीर, नदीर का मतलब होता है बिल्कुल निष्तम बिंदु किसी चीज़ का, बिल्कुल नदी, नदी का तल लगा लीजिए, बिल्कुल निष्तम बिंदु उसको बोलते हैं नदीर। और हाईएस्ट बिंदु को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पिछले जो प्रैक्टिस सेट में बताया था, पैरामाउंट हो गया, जिनिथ हो गया, समिट हो गया, अपेक्स हो गया, क्लाइमैक्स हो गया। ये 5-6 वर्ड आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। तो देखो उन्हीं में से एक वर्ड आ गया जिनिथ, इसका मतलब होता है ऊपर वाला बिंदु, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिनिथ इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े कंसेप्ट बताऊंगा जिससे ये इजी हो जाए। आपको यहाँ पे एक दिया है ओपन द डोर, एक्टिव वॉइस है ये हमारा, एक्टिव वॉइस ओपन द डोर। तो इसका पैसिव किस तरह से बनाते हैं, जब ये कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो हम इसको ऑप्टेटिव इस तरह के सेंटेंस में काउंट कर लेते हैं, इंपेरेटिव ऑप्टेटिव इस तरह के सेंटेंस में वो आ जाता है। तो हम उसको लेट से शुरू कर देते हैं। लेट, तो सबसे पहले आप लेट लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। कैसे लगाओगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर इसको लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। यू आर ऑर्डर्ड, बीच में टू का यूज होता है, ओपन द डोर, बिल्कुल सिंपल है।
अगर यहाँ पे डोंट ओपन द डोर हो जाए तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने लेट लिया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया था, बस डू नोट दिया है तो यहाँ पे नोट और ले लो, बाकी बी ओपन बिल्कुल सेम हो गया। या फिर यू आर ऑर्डर्ड ओपन द डोर, यहाँ पे टू की जगह नोट टू का यूज़ हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डू नॉट मेक अ नॉइस, तो मीन्स लेट का यूज़ हो सकता है या फिर यू आर का यूज़ हो सकता है। तो लेट वाला हम देखते हैं। लेट ए नॉइस नोट बी मेक्ड, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नोट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये ठीक हो गया। भाई मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेक्ड नहीं होती, तो ये गलत हो गया। ऐसी गलती मत कर देना, मेक मेक्ड मेक्ड, मेक मेड मेड होता है, तो गलत हो गया बिल्कुल ये। नेक्स्ट देखिए आप, अब आप ऑर्डर वाले को काट सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको अपने आपने ध्यान दिया होगा कभी भी टू नोट नहीं होता, नोट टू होता है हमेशा पैसिव वॉइस बनाती बार। तो आप ध्यान से देखिए, टू नोट यहाँ पे आया है तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट हमने गलत बना ही दिया। तो दो बचते अब हमारे पास। यहाँ पे नोट टू आया है तो आप इसको ठीक मत कर देना गलती से भी, क्योंकि अगर फोरबिडन आ जाए ना तो फोरबिडन का मतलब ही मना ही होता है, इसके साथ नोट का यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पे भी गलत हो गया। तो अगर फोरबिडन आए ना तो इसके साथ नोट का यूज़ नहीं किया जाता कभी भी, तो सिंपल क्या हो जाएगा, यू आर फोरबिडन टू मेक ए नॉइस। इस फोरबिडन के अंदर ही नोट छुपा हुआ है, इसके साथ नोट लगाने की जरूरत नहीं है, तो सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है, इसको जरूर आप एक बार देख लेना, आपका सही होगा कि गलत। ही सैड फाई एंड हु मेटेड, ये होते हैं मतलब एक्सक्लेमेटरी, कुछ इस तरह के सेंटेंस ये होते हैं, इनके साथ हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड। फाई के साथ तो पक्का एक्सक्लेम्ड विद डिस्कस्ड का यूज होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो का यूज होता है अल्लास के साथ। फाई का मतलब होता है, मतलब जैसे एकदम से बू बू बोलते हैं हिंदी में, बू उल्टी कर दें। सोरो का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विद सोरो का एकदम से दुख के साथ हम बोले, तो सोरो का यूज तो हो नहीं सकता। अब तीन सेंटेंस है जिनमें डिस्कस का यूज हुआ है, तो बाकी इतना तो सब में ठीक है, इसमें भी ठीक है इतना तो अब हमें देखना है वुमेटेड। अब आपको पता है वुमेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को किस में चेंज किया जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, एंड यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो मीन्स या तो ये आंसर है या ये आंसर है। तो मीन्स आपने जो है ये सेकंड वाला भी गलत कर दिया। तो आप देखिए देन हैड वुमेटेड, तो देन का यूज़ कहाँ से कर लिया, जब देन कोई सेंटेंस में दिया ही नहीं गया, तो ये गलत हो गया, तो आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। बट आपको ये टिक करते ही आपका एक नंबर गया, क्योंकि आपने अभी अभी देखा क्या वुमेटेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा तभी तो इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, अगर ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है तो इसको नो चेंज में रखेंगे ना। तो अब आप देखिए नो चेंज किस में है, इसमें भी हेड वुमेटेड है, इसमें भी हेड वुमेटेड है, इसमें वुमेटेड है बट सोरो है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वुमेटेड को हेड वुमेटेड मत बना देना, क्योंकि वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर नहीं है। 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है एडजेक्टिव फॉर्म करना है सेल्फिशनेस से, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है जिसके पीछे भी नेस आ जाए नेस को काट दो, वही हमारा एडजेक्टिव है, तो सेल्फिश हो जाएगा। जैसे पोलाइटनेस, रिचनेस कुछ भी आ जाए ना तो उसके पीछे का नेस हटा दो, सीधा सेल्फिश आपका एडजेक्टिव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सी मेड हर स्टेप्सन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्च्यून, अपनी विरासत का उसने आपका उत्तराधिकारी बनाया। तो आप याद रख लीजिए, इस दिमाग में सेट कर लीजिए, HEIR हमेशा उत्तराधिकारी होता है, बाकी ये सब तो हेयर यहाँ बाल वगैरह यूज होते हैं। HEIR हमेशा क्या होता है, अपना उत्तराधिकारी, और इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे टू भी लिखा हुआ है, सी मेड हर स्टेप्सन हेयर टू, तो आपको प्रीपोजिशन के अंदर भी ये केस मिलेगा, और जो आपके वर्ड भरने होते हैं इनमें भी मिलेगा। तो HEIR वाला क्या होता है, हमारा उत्तराधिकारी होता है, तो स्टेप्सन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन बिल्कुल डन कर दिए हैं। PDF की चिंता आप मत कीजिए, जैसे मेरे को कुछ सोल्यूशन मिलेगा ना मैं डायरेक्ट सबसे पहले PDF ही अपलोड करूँगा। तो मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इन सेट में आई हो, लाइव क्लासेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, करनी हो ना करनी हो बताना। साथ ही मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताना किसने ये वीडियो को पूरा देखा है। एक बार और मैंने ऐसे किया था, जिसने वीडियो को पूरा देखा है ना एक बार नीचे लिख के मेरे को बता देना, मैं भी देखूँ कितने लोग इस वीडियो को पूरा देख पाए हैं मेरे साथ।
तो थैंक यू गाइज, आपके साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, अब बिल्कुल मेहनत से आप लग जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ।